नमस्कार। आज हम समय में काफी पीछे जा रहे हैं, एक ऐसी दुनिया की खोज में जो हजारों साल पहले यहाँ भारत की जमीन पर आबाद थी। सिंधु घाटी सभ्यता ये सिर्फ पुरानी नहीं बल्कि हैरान कर देने वाली एक शहरी संस्कृति थी। हमारे पास इस विषय से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, नक्शे भी हैं जिनमें काफी दिलचस्प जानकारी छुपी हुई है। तो आज हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए इस शानदार सभ्यता की पहेली के कुछ टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करना। ये कब और कहाँ पनपी, इसके शहर कैसे थे, लोग कैसे रहते थे, क्या सोचते थे, और हाँ, वो राज क्या है जो उनकी लिखावट और फिर उनके एक तरह से गायब हो जाने के पीछे छुपा है। आइए मिलकर पता लगाते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके नाम और समय से। इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं? हाँ, दोनों ही नाम चलते हैं। और इसका जो समय है वो मोटे तौर पर कब से कब तक माना जाता है? हाँ, ये लगभग 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 या कुछ लोग 1750 ईसा पूर्व के बीच का समय मानते हैं। इसका जो सबसे विकसित दौर था। अच्छा, 2400 ईसा पूर्व। और ये कोई गांव देहात वाली नहीं बल्कि पूरी तरह शहरी सभ्यता थी, मतलब नगरों वाली। बिल्कुल, एक नगरीय सभ्यता। और इसे आद्य ऐतिहासिक और कांस्य युगीन भी कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक, ये शब्द थोड़ा समझाएंगी? हाँ, देखिए, आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक, इसका मतलब है कि ये वो दौर था जब लिखने की कला तो मौजूद थी, इनकी अपनी एक लिपि थी। अच्छा, लिपि थी इनकी? हाँ, बिल्कुल थी, लेकिन अफसोस हम आज तक उसे पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं कि क्या लिखा है। अरे, इसीलिए हमें जो भी जानकारी मिलती है वो खुदाई में मिली चीजों से ही मिलती है, पुरातात्विक स्रोतों से। और जहाँ तक यहाँ रहने वालों की बात है, तो जो सबूत मिले हैं उनके आधार पर यह माना जाता है कि यहाँ मुख्य रूप से द्रविड़ और भूमध्य सागरीय मूल के लोग रहते थे। और सोचिए, इस पूरी सभ्यता का पता चलना ही अपने आप में एक कहानी है। ऐसा नहीं कि हमेशा से पता था इसके बारे में। सही बात है। लगभग 100 साल पहले की बात है। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब में रावी नदी के किनारे खुदाई की और हड़प्पा शहर सामने आ गया। हाँ, हड़प्पा। फिर अगले ही साल 1922 में राखाल दास बनर्जी ने सिंध में सिंधु नदी के किनारे एक और विशाल शहर खोज निकाला, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मतलब रातों रात जैसे भारत का इतिहास हजारों साल और पीछे चला गया। बिल्कुल, ये खोजें किसी धमाके से कम नहीं थी उस समय। इन्होंने दुनिया को एक ऐसी उन्नत सभ्यता से मिलवाया जिसके बारे में किसी को पहले कोई अंदाजा ही नहीं था। और एक और दिलचस्प बात यह है कि हजारों किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया यानी आज का इराक, जो खुद एक बहुत पुरानी सभ्यता थी, हाँ, सुना है। उनके पुराने लेखों में मिट्टी की पट्टियों पर मेलुहा नाम की एक जगह का जिक्र मिलता है। मेलुहा? हाँ, मेलुहा। और बहुत से जानकार ये मानते हैं कि मेलुहा शायद सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम था जो वो लोग इस्तेमाल करते थे। अच्छा। अगर ये सच है तो ये दिखाता है कि इन दोनों महान सभ्यताओं के बीच उस जमाने में भी व्यापारिक रिश्ते थे। कितना कमाल का है ये। मेसोपोटामिया से रिश्ते? वाह। और ये रिश्ते सिर्फ व्यापार तक ही नहीं थे, इनकी अपनी दुनिया भी तो बहुत बड़ी थी। हाँ, बहुत विशाल। जरा अंदाजा लगाइए इसका फैलाव। नक्शे पर अगर देखें तो उत्तर में आज के जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के पास मांडा है। मांडा, हाँ। वहां से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे दायमाबाद तक। दायमाबाद तक, बिल्कुल। और पूरब में उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के पास आलमगीरपुर मेरठ के पास से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर दाश्क नदी के किनारे सुतका गैंडोर तक। मतलब कितना विशाल क्षेत्र है ये। हाँ, ये भौगोलिक विस्तार वाकई चौंकाने वाला है। अगर आप उस समय की दूसरी बड़ी सभ्यताओं को देखें, जैसे मिस्र या मेसोपोटामिया, हाँ, उन दोनों के कुल क्षेत्रफल को मिला भी दें तो भी शायद सिंधु सभ्यता का इलाका उनसे भी बड़ा ही निकलेगा। अरे बाप रे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े इलाके में जो शहर और बस्तियां मिली हैं, उनमें काफी समानताएं हैं। ऐसा नहीं कि सब अपनी अपनी ढपली बजा रहे थे। अच्छा, किस तरह की समानता है? जैसे नगर नियोजन में, ईंटों के आकार में, बाट और माप में, मोहरों पर। ये सब बताता है कि ये कोई बिखरी हुई बस्तियां नहीं थी, बल्कि एक बेहद संगठित सभ्यता थी। संगठित। और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि भाई इतना संगठन आया कहाँ से? क्या कोई केंद्रीय सत्ता थी? सही बात है। इतने विशाल इलाके में फैले होने के साथ साथ जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी वो थी इन शहरों की अपनी बनावट। मतलब
कमाल की इंजीनियरिंग। हाँ, शहरी योजना तो अद्भुत थे। शहर अक्सर एक ग्रिड पैटर्न पर बसाए जाते थे, मतलब सड़कें बिल्कुल सीधी। हाँ, सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, जैसे आजकल के सेक्टर्स होते हैं कुछ शहरों में। बिल्कुल। और पानी निकासी का इंतजाम मतलब लाजवाब। ड्रेनेज सिस्टम तो कमाल का था। हर घर से नालियां निकलकर सड़क की मुख्य नाली से जुड़ती थीं, और वो भी ढकी हुई। हाँ, ढकी हुई नालियां। सोचिए साफ सफाई का कितना ध्यान रखा जाता होगा। आज भी कई जगह ऐसा सिस्टम नहीं मिलता। सही कहा। और ये नालियां और मकान पकी हुई ईंटों से बने होते थे, वो भी स्टैंडर्ड साइज की ईंटें। पकी हुई ईंटें? हाँ, सोचिए आज से 4,500 साल पहले मानकीकृत आकार की पकी हुई ईंटें बनाना और उनका इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना, ये उनकी तकनीकी उन्नति दिखाता है। हाँ, और एक और थोड़ी अजीब सी बात थी, ज्यादातर घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। हाँ, ये दिलचस्प है। पीछे की गली में खुलते थे, शायद शोर और धूल से बचने के लिए। हो सकता है, ये एक अंदाजा ही है। हालांकि गुजरात में जो लोथल शहर मिला है वहाँ अपवाद है। अच्छा, लोथल में? हाँ, लोथल में कुछ घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते पाए गए हैं, तो शायद कुछ भिन्नता भी थी। पर कुल मिलाकर इस शहरी योजना में जो बारीकी और जो दूरदर्शिता दिखती है, वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। सही बात है। पुरातत्वविदों ने अब तक कई शहर और बस्तियां खोजी हैं, जिनमें से 6 को बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण माना गया है। 6 बड़े शहर कौन कौन से? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और गढ़वारीवाला, ये तीनों अब पाकिस्तान में है। अच्छा। और भारत में है धौलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में और कालीबंगा राजस्थान में। धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, ओके। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है, इन सभी जगहों पर, चाहे वो एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, हमें गजब का मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन मिलता है। फिर वही बात, मानकीकरण। हाँ, जैसे ईंटों का आकार लगभग एक जैसा, तौलने के बाट एक जैसे, मोहरों पर बने निशान मिलते जुलते। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये इशारा करता है कि शायद कोई केंद्रीय व्यवस्था थी, या कम से कम साझा नियम कानून तो जरूर थे, जो इतने बड़े इलाके को एक सूत्र में पिरोए हुए थे। मतलब उस जमाने के लिहाज से तो ये बहुत ही एडवांस सोच थी। बिल्कुल। अच्छा, इस अद्भुत शहरी योजना को और करीब से समझने के लिए आइए कुछ प्रमुख शहरों के अंदर चलते हैं। सबसे पहले मोहनजोदड़ो। इसे तो शायद सिंधु सभ्यता का गहना कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ से जो चीजें मिली हैं वो वाकई कमाल की है। जैसे कि सबसे मशहूर है वहाँ का विशाल स्नानागार, जिसे अंग्रेजी में ग्रेट बाथ कहते हैं। ग्रेट बाथ? हाँ, सुना है इसके बारे में। कितना बड़ा था ये? ये कोई छोटा मोटा स्विमिंग पूल नहीं था। करीब 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.5 मीटर गहरा। बाप रे, काफी बड़ा है। हाँ, और इसके दोनों तरफ से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थी। पानी भरने और निकालने का भी पूरा इंतजाम था। पक्की ईंटों का बना हुआ और पानी लीक ना हो, इसके लिए बिटुमेन का इस्तेमाल भी किया गया था। कमाल है। इसका इस्तेमाल किस लिए होता होगा? ये आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। शायद किसी खास धार्मिक अनुष्ठान के लिए, सामूहिक स्नान होता हो, या शायद शहर के जो खास लोग थे उनके लिए हो। ये बहस का विषय है। इसी के पास एक और बहुत बड़ी इमारत के अवशेष मिले हैं, जिसे अन्नागार या अनाज का गोदाम, ग्रेट ग्रैनरी माना जाता है। अन्नागार मतलब अनाज रखने की जगह? हाँ, अनाज स्टोर करने के लिए। और ये मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारतों में से एक है। अच्छा। इसका मिलना इस बात का सबूत है कि वहाँ खेती बाड़ी इतनी अच्छी होती थी कि जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होता था। सरप्लस प्रोडक्शन, सरप्लस, जिसे फिर शायद टैक्स के रूप में या भविष्य के लिए संभाल कर रखा जाता था। ये एक विकसित और आत्मनिर्भर समाज की निशानी है। और यहीं से वो प्रसिद्ध मूर्ति भी तो मिली है, कांसे की नर्तकी वाली। हाँ बिल्कुल, वो कांसे नर्तकी की छोटी सी मूर्ति है, तो छोटी, पर उसकी जो भंगिमा है, जो आत्मविश्वास है, वो गजब का है। मैंने देखी उसकी तस्वीर, कमाल की है। हाँ, और इसके अलावा मोहनजोदड़ो से और भी बहुत कुछ मिला है। एक बहुत मशहूर मोहर है जिस पर एक योगी जैसी आकृति ध्यान मुद्रा में बैठी है। योगी वाली मोहर? हाँ, सिर पर सींग जैसा मुकुट है और चारों तरफ जानवर बने हैं, हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा। नीचे 2 हिरन भी हैं। अच्छा। इसे कुछ विद्वान पशुपति यानी शिव का आदि रूप मानते हैं। हालांकि इस पर भी अलग अलग मत है। पशुपति, शिव का आदि रूप, दिलचस्प। एक और पत्थर की मूर्ति मिली है जिसमें एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को शॉल ओढ़े दिखाया गया है।
उसे अक्सर प्रीस्ट किंग या पुजारी राजा कहा जाता है। पुजारी राजा? हाँ, पर ये सब नाम बाद में दिए गए हैं। असल में वो कौन थे हम नहीं जानते। और हाँ, मोहनजोदड़ो नाम का मतलब क्या है पता है? नहीं, क्या मतलब है? सिंधी भाषा में इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। अरे क्यों? क्योंकि जब बाद के समय में खुदाई हुई तो वहाँ ऊपरी स्तरों पर काफी मानव कंकाल बिखरे हुए मिले थे, इसलिए ये नाम पड़ा। ओहो, सुनने में ही कितना रहस्यमयी लगता है। खैर, मोहनजोदड़ो के अलावा हड़प्पा भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ से शुरुआत हुई थी। हाँ, हड़प्पा भी बड़ा केंद्र था। वहाँ से क्या खास मिला? हड़प्पा से जो मोहरें मिली हैं उनमें सबसे ज्यादा एक सींग वाले जानवर की छाप वाली हैं, यूनिकॉर्न जैसी। एक सींग वाला जानवर? हाँ। अच्छा। हाँ, इसके अलावा कब्रिस्तान, अनाज कूटने के चबूतरे, ये सब मिला है। फिर राजस्थान में कालीबंगा का जिक्र किया था आपने, वहाँ तो कुछ बहुत ही अनोखा मिला था शायद। हाँ, कालीबंगा बहुत खास है। वहाँ से जुते हुए खेत का दुनिया का सबसे पुराना सबूत मिला है। जुते हुए खेत मतलब हल से जुताई के निशान? बिल्कुल। आज से करीब 5000 साल पहले लोग खेतों में हल चलाते थे। इसके निशान वहाँ की जमीन पर मिले हैं। ये तो कमाल की खोज है। हाँ, और इसके अलावा वहाँ एक ही जगह पर लाइन से कई अग्निकुंड मिले हैं, जैसे कोई यज्ञशाला रही हो। अग्निकुंड मतलब आग जलाने की जगह, पूजा के लिए? हाँ, शायद किसी धार्मिक या सामूहिक अनुष्ठान के लिए इनका इस्तेमाल होता होगा। वहाँ से चूड़ियाँ बनाने का कारखाना भी मिला है। कालीबंगा नाम का मतलब ही काली चूड़ियाँ होता है। अच्छा। और कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं जिनमें 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया था, युग्म समाधियाँ। 2 लोगों के एक साथ? कालीबंगा की एक और अनोखी बात है कि इसके दोनों हिस्से, यानी जो ऊंचा किला वाला भाग था और जो निचला रिहायशी इलाका था, दोनों ही अलग अलग सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए थे। डबल किला बंदी? हाँ, जो शायद सुरक्षा के महत्व को दर्शाता है। और गुजरात की बात करें तो वहाँ तो शायद कई स्थल मिले हैं। हाँ, गुजरात तो जैसे सिंधु सभ्यता के खजानों से भरा पड़ा है। लोथल का नाम बहुत अहम है। लोथल, वो बंदरगाह वाला शहर? बिल्कुल। लोथल को एक महत्वपूर्ण बंदरगाह या पोर्ट टाउन माना जाता है। वहाँ एक विशाल मानव निर्मित गोदीबाड़ा, यानी जहाज़ों के रुकने और मरम्मत के लिए बनाई गई जगह, डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड मतलब समुद्री व्यापार होता था? पक्के तौर पर। ये उस जमाने का एक व्यस्त व्यापारिक केंद्र रहा होगा। गोदीबाड़ा के अलावा वहाँ से चावल के दाने मिले हैं। चावल तो गेहूं जौ के अलावा चावल भी खाते थे। हाँ, कम से कम गुजरात क्षेत्र में चावल भी उनकी डाइट का हिस्सा था, ऐसा लगता है। और मनके यानी बीड्स, मोतियों जैसे आभूषण बनाने का बड़ा कारखाना भी लोथल में मिला है। अच्छा, मनके बनाने का कारखाना? गुजरात में ही एक और जगह है सुरकोटदा। वहाँ से घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिलने का दावा किया गया है। घोड़े की हड्डियाँ? इस पर तो शायद कुछ विवाद भी है। हाँ, थोड़ी बहस है इस पर। कुछ मानते हैं कि वो पालतू घोड़े थे, कुछ कहते हैं कि शायद जंगली गधे या उसी तरह के किसी जानवर की हड्डियां हों। यह भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। और राखीगढ़ी का क्या? आपने बताया था वो हरियाणा में है। हाँ, राखीगढ़ी ये अब तक भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। सबसे बड़ा? मोहनजोदड़ो से भी भारत में स्थित स्थलों में सबसे बड़ा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तो पाकिस्तान में है। राखीगढ़ी में अभी भी खुदाई चल रही है और लगातार नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। अच्छा, और धोलावीरा वो भी गुजरात में है? हाँ, धौलावीरा कच्छ के रण में है और वो अपनी अद्भुत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए मशहूर है। जल प्रबंधन मतलब वाटर मैनेजमेंट? बिल्कुल। वहाँ बारिश के पानी को जमा करने और इस्तेमाल करने के लिए बड़े बड़े जलाशय, रिजर्वॉयर्स और नहरें बनाई गई थीं। पत्थरों को काटकर। वाह, बहुत ही प्रभावशाली इंजीनियरिंग है वो। वाह, मतलब पानी की कीमत समझते थे वो लोग। बिल्कुल, खासकर कच्छ जैसे इलाके में। कमाल है। शहर इतने सुनियोजित, व्यापार इतना फैला हुआ, तो फिर इन शहरों में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी रही होगी? क्या खाते पीते थे, क्या पहनते थे? देखिए, जैसा हमने पहले भी बात की, खेती उनकी जिंदगी का मुख्य आधार थी। गेहूं और जौ उनकी मुख्य फसलें थीं। गेहूं और जौ? हाँ, लेकिन लोथल और रंगपुर जो गुजरात में ही है, जैसी जगहों से चावल के सबूत भी मिले हैं। इसके अलावा शायद खजूर, मटर, तिल वगैरह भी उगाते होंगे। और जानवर? कई तरह के जानवर पालते थे। बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ते और बिल्ली भी पालतू थे। बैलगाड़ी शायद सामान ढोने और आने जाने का मुख्य साधन रही होगी। बैलगाड़ी, ठीक है। और कपड़े?
कपड़ों के सीधे सबूत तो नहीं मिलते क्योंकि वो गल जाते हैं, लेकिन खुदाई में तकलियां या स्पिंडल्स और सुइयां मिली हैं। अच्छा, जिससे सूत काटते हैं। हाँ बिल्कुल, इससे पता चलता है कि वे सूत काटते थे और कपड़े सिलना जानते थे। मूर्तियां देखने से लगता है कि शायद पुरुष शॉल जैसा कुछ ओढ़ते थे और महिलाएं घाघरा जैसा कुछ पहनती होंगी। सूती और ऊनी दोनों तरह के कपड़े इस्तेमाल होते होंगे। सूती और ऊनी दोनों, ठीक है। और उनके मनोरंजन और शौक क्या थे? मनोरंजन के लिए शायद वे पासा खेलते थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से चौपड़ या पासे जैसे गोटियां मिली हैं। पासा, अच्छा। शिकार भी शायद करते होंगे। बच्चों के खेलने के लिए मिट्टी की बनी छोटी छोटी गाड़ियां, सीटियां, जानवरों और पक्षियों की मूर्तियां खूब मिली हैं। खिलौने भी बनाते थे। उनके बर्तन मिट्टी के होते थे, चाक पर बने हुए, ज्यादातर लाल या गुलाबी रंग के, जिन पर काले रंग से सुंदर डिजाइन बने होते थे, ज्यामितीय पैटर्न, पेड़ पौधे, जानवर वगैरह। अच्छा, काले रंग से डिजाइन वाले लाल बर्तन। हाँ, ये उनकी पहचान है। और मिठास के लिए शायद वे शहद का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि चीनी का तो कोई प्रमाण नहीं है। शहद, नेचुरल स्वीटनर। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं उनकी मान्यताओं पर। क्या वे पूजा पाठ करते थे? किसी देवी देवता को मानते थे? हाँ बिल्कुल, उनकी धार्मिक मान्यताएं भी काफी दिलचस्प लगती हैं। खुदाई में बड़ी संख्या में मिट्टी की बनी नारी मूर्तियां मिली हैं। नारी मूर्तियां? हाँ, टेराकोटा फिगुरिन्स। इन्हें आमतौर पर मातृ देवी या उर्वरता की देवी माना जाता है। ऐसा लगता है कि इनकी पूजा शायद बहुत महत्वपूर्ण थी। मातृ देवी। इसी आधार पर कुछ विद्वान ये अंदाजा लगाते हैं कि उनका समाज शायद मातृ सत्तात्मक रहा हो, मतलब परिवार या समाज में स्त्री का स्थान प्रमुख रहा हो। लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है, पक्का सबूत नहीं। हो सकता है। और वो पशुपति वाली मोहर का क्या वो शिव थे? हाँ, वो मोहनजोदड़ो वाली मोहर, जैसा मैंने बताया, उसे कुछ लोग शिव का आदि रूप या प्रोटो शिवा मानते हैं। ये शिव की पूजा के प्राचीनतम रूप की ओर इशारा करती है, ऐसा कहा जाता है। अच्छा। इसके अलावा वे शायद पेड़ों की पूजा भी करते थे, खासकर पीपल का पेड़, जिसका अंकन कई मोहरों पर मिलता है। पीपल की पूजा, ये तो आज भी होती है। हाँ बिल्कुल, कुछ मोहरों पर नाग या सांप की पूजा के भी संकेत मिलते हैं। लिंग और योनि जैसे दिखने वाले पत्थर भी मिले हैं, जिनसे लिंग पूजा का अनुमान लगाया जाता है। कुबड़ वाला सांड उनके लिए शायद बहुत पवित्र पशु था, क्योंकि उसका अंकन भी मोहर पर खूब मिलता है। कुबड़ वाला सांड, ठीक है। और जैसा हमने कालीबंगा और लोथल के संदर्भ में देखा, वहाँ अग्निकुंड मिले हैं। हाँ, अग्निकुंड, जो अग्नि पूजा की संभावना जताते हैं। कुछ विद्वान सूर्य पूजा के भी संकेत मानते हैं। तो मतलब कई तरह की पूजा पद्धतियां थीं। ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान देने वाली है। क्या? इतनी सारी खुदाई के बावजूद सिंधु घाटी में कहीं भी मंदिर जैसी कोई निश्चित इमारत नहीं मिली है। जैसे मेसोपोटामिया या मिस्र में बड़े बड़े मंदिर मिलते हैं, वैसा यहाँ नहीं है। अरे, कोई मंदिर नहीं तो पूजा कहाँ करते थे? शायद घरों में व्यक्तिगत रूप से या फिर खुले स्थानों पर सामूहिक रूप से पूजा होती होगी। ये भी एक रहस्य है। और मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार कैसे करते थे? इसमें भी विविधता मिलती है। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने यानी दाह संस्कार के प्रमाण ज्यादा मिले हैं। जलाने के? हाँ, जबकि हड़प्पा में शवों को दफनाने के प्रमाण ज्यादा हैं, वो भी बर्तनों और सामान के साथ। दफनाने के? हाँ, और लोथल और कालीबंगा में हमने बात की थी, युग्म समाधियां मिली हैं, जहाँ 2 लोगों को साथ दफनाया गया है। हाँ, युग्म समाधियां। ये विविधता शायद अलग अलग समुदायों की अलग अलग मान्यताओं या फिर समय के साथ बदलते रिवाजों का संकेत देती है। और एक और चिन्ह है जो आज बहुत प्रचलित है, स्वास्तिक। क्या वो भी था? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। आज हम जिस स्वास्तिक चिन्ह को इतना शुभ मानते हैं, वो भी सिंधु घाटी की मोहरों पर मिला है। ये इसकी प्राचीनता को दिखाता है। वाह, ये तो कमाल की बात है। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे हमेशा बहुत आकर्षित करती है, वो है उनकी लिपि। आपने शुरू में बताया कि वो पढ़ी नहीं जा सकी है। हाँ, वो अब तक एक पहेली बनी हुई है। ये दिखती कैसी है? क्या है इसमें अक्षर? नहीं, इसमें अक्षर नहीं है, जैसे हमारी देवनागरी या रोमन लिपि में होते हैं। ये एक भावचित्रात्मक लिपि है। भावचित्रात्मक मतलब इसमें आवाज़ों के लिए अक्षर नहीं है, बल्कि चीज़ों या विचारों को दर्शाने के लिए छोटे छोटे चित्र या निशान बने हुए हैं, जैसे मछली का निशान, आदमी का निशान, किसी बर्तन का निशान। अच्छा,
चित्रों वाली लिपि, कितने निशान हैं इसमें? करीब 400 अलग-अलग निशान अब तक पहचाने गए हैं। 400? काफी ज्यादा हैं। ये कहाँ मिलते हैं लिखे हुए? ज्यादातर ये छोटी छोटी मोहरों या सील्स पर मिलते हैं जो सेलखड़ी या स्टीटाइट पत्थर की बनी होती थीं, या फिर तांबे की छोटी पट्टिकाओं पर मिट्टी के बर्तनों पर भी कभी-कभी मिल जाते हैं। और ये लिखी कैसे जाती थी? बाईं से दाएं या दाईं से बाएं? ज्यादातर जो नमूने मिले हैं उससे लगता है कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दाएं से बाएं, जैसे उर्दू या अरबी? हाँ बिल्कुल। कुछ नमूनों में ऐसा भी लगता है कि पहली लाइन दाएं से बाएं और दूसरी बाएं से दाएं लिखी है, जिसे बूस्ट्रोफिडॉन स्टाइल कहते हैं। अरे वाह, लेकिन इसे पढ़ा क्यों नहीं जा सका अब तक? क्या मुश्किल है? सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमें आज तक कोई द्विभाषी लेख नहीं मिला है। द्विभाषी मतलब ऐसा कोई लेख जिसमें एक ही बात सिंधु लिपि में और साथ में किसी ऐसी लिपि में लिखी हो जिसे हम पढ़ना जानते हैं, जैसे मेसोपोटामियाई या मिस्री लिपि। अच्छा, जैसे रोजेटा स्टोन था मिस्र के लिए। बिल्कुल, रोजेटा स्टोन पर एक ही राजा का आदेश 3 लिपियों में लिखा था, जिससे मिस्र की चित्रलिपि को समझने में बहुत मदद मिली। वैसा कुछ यहाँ नहीं मिला है। ओहो। दूसरी मुश्किल ये है कि सिंधु लिपि में लिखे जो लेख मिले हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं। ज्यादातर मोहरों पर बस 4-5 निशान ही होते हैं। कोई लंबी कहानी या दस्तावेज नहीं मिला है। छोटे लेख। तो इतने कम मटेरियल से भाषा और लिपि को समझना बेहद मुश्किल काम है। सही बात है, पर सोचिए अगर हम इसे पढ़ पाते। अरे तब तो क्रांति आ जाती। हम उनके नाम जान पाते, उनके शहरों के असली नाम पता चलते, शायद उनके राजाओं या देवताओं के बारे में सीधे पढ़ पाते, उनके व्यापार के रिकॉर्ड समझ पाते, उनके विचार, उनकी कहानियाँ। मतलब एक पूरी की पूरी सभ्यता हमसे बात करने लगती। हाँ बिल्कुल। अभी तो वो मूक है, ये एक बंद दरवाजा है जिसके पीछे न जाने कितने राज छुपे हैं। सच में लिपि के अलावा उनके समाज के बारे में और क्या अंदाजा लगता है? क्या वे लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग थे या शांति प्रिय? ये एक दिलचस्प सवाल है। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि खुदाई में युद्ध के हथियार जैसे तलवारें वगैरह बहुत ही कम या ना के बराबर मिले हैं। तलवारें नहीं मिली? नहीं, ढाले भी नहीं मिली हैं। हाँ, तांबे और कांसे के भाले के सिरे, तीर के नोक और कुल्हाड़ियाँ जरूर मिली हैं। अच्छा। लेकिन वो शिकार करने या रोजमर्रा के काम के औजार भी हो सकते हैं। उनसे ये पक्का नहीं होता कि बड़े पैमाने पर युद्ध होते थे। तो इससे कई विद्वान ये अंदाजा लगाते हैं कि समाज शायद काफी हद तक शांति प्रिय था और शायद बाहरी हमलों का खतरा भी कम रहा हो, कम से कम ज्यादातर समय तक। हालांकि कुछ शहरों में किलाबंदी जरूर मिलती है जो सुरक्षा की जरूरत तो दिखाती है। ठीक है, और व्यापार, उसका क्या स्टेटस था? व्यापार तो बहुत ही उन्नत था। हमने मेसोपोटामिया के साथ रिश्तों की बात की थी। हाँ, मेलोहा वाली बात। उसके पक्के सबूत हैं। सिंधु घाटी की बनी हुई मोहरें मेसोपोटामिया के शहरों जैसे ऊर, किश वगैरह में मिली हैं, और वहाँ की कुछ चीजें जैसे बेलनाकार मोहरें यहाँ भी मिली हैं। अच्छा, लेन देन था मतलब? बिल्कुल। और वे सिर्फ आपस में ही व्यापार नहीं करते थे, बल्कि दूर दराज के इलाकों से कच्चा माल भी मंगाते थे। कच्चा माल जैसे तांबा, ये शायद राजस्थान के खेतरी इलाके से आता था। हाँ। या बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है से, और शायद ओमान से भी समुद्री रास्ते से आता था। ओमान से भी? वाह। चांदी और टिन जो कान से बनाने के लिए जरूरी है, वो शायद अफगानिस्तान और ईरान से मंगाए जाते थे। चांदी और टिन अफगानिस्तान, ईरान से? सोना शायद दक्षिण भारत, कर्नाटक की कोलार खानों से या फिर अफगानिस्तान और ईरान से आता था। सीसा भी ईरान से मंगाया जाता था। मतलब पूरा इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क था इनका। हाँ, ये लिस्ट दिखाती है कि उनका व्यापार नेटवर्क कितना विशाल और कितना जटिल था। ये कोई अलग थलग पड़ी सभ्यता नहीं थी। सही बात है। और ये व्यापार होता कैसे था? मतलब सामान कैसे लाते ले जाते थे? जमीन पर तो शायद बैलगाड़ियों का इस्तेमाल होता था। हमें मिट्टी की बनी खिलौना गाड़ियाँ मिली हैं जो बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं जैसी बैलगाड़ियाँ आज भी गाँव में दिख जाती हैं। अच्छा, खिलौना गाड़ियाँ। और समुद्री या नदी मार्गों के लिए शायद नावों और जहाजों का इस्तेमाल होता था, जिसके लिए लोथल जैसे बंदरगाह बनाए गए थे। लोथल का डॉकयार्ड। व्यापार में लेन देन के लिए या सामान की पहचान के लिए वे मोहरों, सील्स का इस्तेमाल करते थे। हाँ। उन पर जानवर की आकृति और कुछ लिपि के निशान बने होते थे। मोहरे, हाँ। शायद ये किसी व्यापारी या किसी समूह या किसी अधिकारी की पहचान होती थी जो सामान के गट्ठर पर लगाई जाती होगी। अच्छा, स्टैंप की तरह? हाँ, एक तरह से। और नापतोल के लिए उनके पास मानकीकृत बाट होते थे। हाँ। पत्थर के बने हुए क्यूबिकल शेप के बाट। हाँ, और कमाल की बात यह है कि ये बाट ज्यादातर 16 के अनुपात पर आधारित थे,
जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह से। 16 के अनुपात में, जैसे पुराने जमाने में 16 आने होते थे 1 रुपए में। हाँ, कुछ वैसी ही प्रणाली लगती है। ये मानकीकरण पूरे सिंधु क्षेत्र में मिलता है, जो व्यापार को आसान बनाता होगा। कमाल है। अच्छा, समाज में औरतों की स्थिति पे थोड़ी बात हुई थी, पर्दा प्रथा वगैरह कुछ थी? इस पर कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है। मूर्तियों में महिलाओं को बिना पर्दे के दिखाया गया है, तो शायद पर्दा प्रथा न रही हो। वेश्यावृत्ति जैसी प्रथाएं थीं या नहीं, ये कहना भी मुश्किल है, पर कुछ विद्वान इसकी संभावना से इनकार नहीं करते। समाज शायद अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था: शासक वर्ग, पुजारी, व्यापारी, कारीगर, मजदूर। तो इतनी उन्नत, इतनी फैली हुई, इतनी व्यवस्थित सभ्यता, आखिर इसका अंत कैसे हो गया? ये शहर वीरान क्यों हो गए? सब कुछ खत्म कैसे हो गया? ये सिंधु घाटी सभ्यता का शायद सबसे बड़ा रहस्य है, और इस पर कई अलग अलग थ्योरीज हैं, कई सिद्धांत हैं। क्या क्या कारण सोचे जाते हैं? एक बड़ा कारण माना जाता है जलवायु परिवर्तन। शायद मानसून का पैटर्न बदल गया हो, बारिश कम हो गई हो, नदियां सूखने लगी हों। जलवायु परिवर्तन, ये तो आज भी बड़ी समस्या है। हाँ, या फिर इसका उल्टा भी सोचा जाता है कि शायद विनाशकारी बाढ़ें आई हो, खासकर सिंधु और उसकी सहायक नदियों में। बाढ़? हाँ, मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में बाढ़ के पानी से जमा हुई गाद की परतें मिली हैं, तो ये भी एक मजबूत संभावना है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, उसमें बाढ़ को एक मुख्य संभावित कारण के तौर पर दर्शाया भी गया है। अच्छा, बाढ़ एक मुख्य कारण? कुछ विद्वान मानते हैं कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया हो, जैसे सरस्वती नदी, जिसके किनारे बहुत सारी बस्तियां थीं, वो शायद सूख गई। इससे पानी की कमी हो गई, खेती मुश्किल हो गई और लोग जगह छोड़ने पर मजबूर हो गए। नदियों का रास्ता बदलना, हाँ, ये भी होता है। एक सिद्धांत बाहरी आक्रमण का भी दिया जाता है, खासकर आर्यों के आक्रमण का। व्हीलर जैसे कुछ पुराने पुरातत्वविदों ने इसका समर्थन किया था। आर्यों का आक्रमण? हाँ, लेकिन इसके बहुत पुख्ता और सीधे सबूत नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो में जो कंकार मिले हैं, वो किसी बड़े नरसंहार का निश्चित प्रमाण नहीं देते। तो अब इस थ्योरी को ज्यादातर विद्वान नहीं मानते या कमजोर मानते हैं। ठीक है। कोई बड़ी महामारी फैल गई हो, ये भी एक संभावना है, या फिर संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया गया हो, जमीन बंजर हो गई हो, व्यापार में गिरावट आ गई हो। मतलब कई सारी बातें हैं। हाँ, बहुत सारी, और शायद कोई एक कारण जिम्मेदार ना हो। तो फिर क्या माना जाए? ज्यादातर विद्वान अब यही मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन किसी एक घटना या एक कारण से अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये एक धीमी प्रक्रिया थी जो सैकड़ों सालों तक चली होगी। धीमी प्रक्रिया? हाँ, और शायद अलग अलग इलाकों में पतन के कारण भी अलग अलग रहे हों। कहीं बाढ़ आई, कहीं सूखा पड़ा, कहीं व्यापार ठप हो गया। इन सब के मिले जुले असर से धीरे धीरे ये महान शहरी सभ्यता ग्रामीण संस्कृति में बदल गई, या लोग दूसरी जगहों पर चले गए। पिगट जैसे किसी विद्वान ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानियां भी कहा था शायद। हाँ, स्टुअर्ट पिगट ने उन्हें एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां कहा था। ये उनके महत्व को दिखाता है। और एक और बात, भारत की आज़ादी के बाद इस संस्कृति के सबसे ज्यादा स्थल गुजरात राज्य में खोजे गए हैं। लोथल, धौलावीरा, सुरकोटना और भी बहुत सारे। गुजरात में सबसे ज्यादा? अच्छा। लेकिन पतन के असल कारण क्या थे, उन पर अभी भी खोज जारी है और कोई अंतिम या सर्वमान्य निष्कर्ष नहीं निकला है। ये अभी भी एक खुली बहस है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महान नगरीय सभ्यता थी। बिल्कुल, पहली शहरी क्रांति कह सकते हैं इसे। ये बेहद संगठित थी, इनके शहर योजनाबद्ध थे, नालियों का सिस्टम कमाल का था, तकनीकी रूप से काफी आगे थे, कांसे का इस्तेमाल जानते थे, मानकीकृत बाट और माप थे। इनका फैलाव बहुत बड़ा था, मेसोपोटामिया तक इनके व्यापारिक संबंध थे। इनके अपनी एक अनोखी संस्कृति थी, कला थी, मातृदेवी और पशुपति जैसी धार्मिक मान्यताएं थी। लेकिन इनकी लिपि आज भी एक पहेली है। हाँ, वो पढ़ी नहीं जा सकी है। और इनका अंत कैसे हुआ, ये भी पूरी तरह साफ नहीं है। कई कारण हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत कुछ जानने के बाद भी बहुत कुछ जानना बाकी है। सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इन्हीं स्रोतों और हमारी चर्चा से ही उपजता है। हाँ, जरूर। देखिए, हम जानते हैं कि सिंधु घाटी के लोग शानदार शहर बना सकते थे, उनका व्यापार दूर दूर तक फैला था, उनके पास नाप तौर की एक पक्की व्यवस्था थी, मतलब काफी कुछ पता है। हाँ। लेकिन हम उनकी भाषा नहीं समझ सकते और उनके पतन का निश्चित कारण नहीं जानते।
ऐसे में जरा सोचिए वो कौन से एक खोज हो सकती है, सिर्फ एक खोज, जो सिंधु घाटी के लोगों के बारे में हमारी पूरी समझ को एकदम से बदल कर रखते। एक अकेली खोज। हाँ, क्या वो कोई रोसेटा स्टोन जैसी द्विभाषी तख्ती होगी जो उनकी लिपि का ताला खोल दे, या उनके पतन के कारणों का कोई ऐसा अकाट्य सबूत मिल जाए जिसे झुटलाया ना जा सके, या शायद कुछ और ही? बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि इतिहास की गहराइयों में अभी कितने राज खुलने बाकी हैं और एक छोटी सी खोज भी हमारी समझ को कितना बदल सकती है।